इस भाग में हम कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड में संकलित ऋतुराज द्वारा लिखित कविता कन्यादान के विषय में पढ़ेंगे। तो कविता प्रारंभ करने से पहले हम कवि के व्यक्तित्व एवं उनके कृतित्व के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। समाज की आंखों देखी विषमताओं का चित्रण करने वाले कवि श्री ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। बच्चों, मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को कवि ने अपने लेखन का हमेशा विषय बनाया। इसी कारण उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ होता है तथा वे आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर भी निगाह रखते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से ही जुड़ी होती है। कवि अपनी भाषा में अंग्रेजी और हिंदी दोनों का प्रयोग करते हैं। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के सामान्य शब्द भी होते हैं। उनकी भाषा इसी कारण अति सहज और सरल है, जिससे उनकी कविताएं हर किसी को अपने जीवन से जुड़ी हुई लगती हैं। कवि सहज भाषा में गंभीर भावों को उकेरने में भी समर्थ होते हैं। त्रासदी चित्रण में व्यंग्यात्मक सहज शैली प्रयुक्त हुई है, जो कि हमें कन्यादान कविता में भी दृष्टिगत होती है। बच्चों, कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटाकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वो हमेशा सही नहीं है और वो उन्हें हमेशा एक बंधन में बांधते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास हमेशा छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट है, उसके सुख दुख की साथी भी होती है। इसी कारण कवि ने उसकी माँ के भावों को बहुत ही सहज भाव से उकेरा है। कविता में कोरी भावुकता कहीं भी नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की जो गहरी संवेदना प्रकट हुई है वो बिल्कुल सहज है और सरल शब्दों में उन्होंने अभिव्यक्त भी कर दिया है। कविता का प्रारंभ इन पंक्तियों से होता है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। बच्चों, जब हम कन्यादान की बात करते हैं तो ये समझते हैं और ये जानते हैं कि भारतीय समाज में कन्यादान पुण्य का कर्म माना जाता है और कन्यादान शब्द में ही कन्या होने का भी बोध होता है, जो कि बहुत ही कम उम्र की भोली भाली लड़की होती है जिसका कि माता पिता के द्वारा दान दिया जाता है और वो अपने घर को छोड़कर हमेशा के लिए किसी दूसरे के घर में चली जाती है। इस कविता में कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा पुत्री के लिए मार्त हृदय की गहरी संवेदना को उभारा है। बेटी का विवाह वास्तव में कन्यादान है। माँ की विदाई के समय का दुख अत्यधिक प्रामाणिक था, क्योंकि वही तो उसकी संपूर्ण जीवन की अंतिम पूंजी है। उसको गढ़ने में वह अपना समस्त जीवन, सारी ममता शक्ति लगा देती है। इसी कारण से एक माँ ने उसे अपनी अंतिम पूंजी कहा है। अतः कन्यादान करते समय उसका दुख सबसे ज्यादा स्वाभाविक और प्रामाणिक होता है। कवि आगे कहते हैं, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वांछना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पर कवि ने कहा है लड़की अभी सयानी नहीं थी। इसका तात्पर्य यह है कि लड़की अभी बड़ी तो हो गई थी, लेकिन उसमें अभी भी दुनियादारी की पूरी समझ नहीं आई थी। यहाँ पर माँ अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए कहती हैं कि बेटी अभी पूरी तरह सयानी भी नहीं हुई थी, अभी तो भोली भाली व सरल बालिका ही थी, जिसे दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं है। अभी तो वह केवल सुख का ही अनुभव सहज रूप में कर पाती थी। क्यों? क्योंकि वो इतनी भोली थी कि सिर्फ उसे खुशियां मनाना तो आता था, लेकिन दुखों का सामना करना नहीं आता था, या उसका अभी तक दुख से परिचय नहीं हुआ था, क्योंकि माता पिता के घर में उसके जीवन में सिर्फ सुख व खुशियां ही खुशियां उसे मिलनी थी। वह जीवन में आने वाले
दुखों को पहचानती भी नहीं थी। इसी कारण से दुख का सामना कैसे किया जाए वो भी वह नहीं जानती थी। आगे लेखक कहते हैं, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तात्पर्य यह है कि जीवन के गहरे अर्थ को ग्रहण करने की उसमें जो प्रवणता है वो उसमें नहीं आई थी। जीवन के हल्के फुल्के सुखों को ही वह वास्तव में वास्तविक सुख समझ रही थी। वे दुनिया को एक धुंधले प्रकाश की तरह ही समझ रही थी, जहाँ पर उसे थोड़ा सा सुख ही अपना वास्तविक सुख समझ में आ रहा था। यहाँ पर लड़की की माँ चिंतित होते हुए सोच रही हैं कि लड़की को दुनिया के उजले पक्ष की जानकारी तो है, पर दूसरे पक्ष में जहाँ पे छल कपट शोषण आदि की जानकारी उसे बिल्कुल नहीं है। उसकी पुत्री विवाह की सुखद कल्पना में ही खोई हुई है। उसे केवल सुखों का एहसास है, दुखों का बिल्कुल नहीं है। जबकि उसे ससुराल में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, उसका भी उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। आगे कहते हैं, माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा को प्रामाणिक अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। माँ का हृदय बेटी को वैवाहिक जीवन में कदम रखने से पूर्व मार्ग की कठिनाइयों से सचेत करता है। सुंदरता, वस्त्र तथा आभूषण सभी स्त्री जीवन को बंधनों में बांधने के साधन हैं। इसी कारण विवाह के समय माँ अपनी बेटी को नसीहतें दे रही है। माँ कहती हैं, कभी भी अपनी सुंदरता पर खुश होना या इतराना नहीं चाहिए और आत्ममुग्ध भी नहीं होना, क्योंकि रूप के भुलावे में आकर कई बार भ्रमित होने का खतरा रहता है। वह कहती हैं, एक और सीख देते हुए कहती हैं कि आग हमेशा रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। तात्पर्य है कि आग का काम तो चूल्हा जलाकर घरों के लोगों की भूख मिटाने का होता है, ना कि अपने आप को या अन्य लोगों को जलाने का। इसकी ओर संकेत करने का कारण सिर्फ इतना है कि वो ये कहना चाहती हैं कि आग जलकर आत्महत्या करने के लिए नहीं होती, यह उसका गलत उपयोग है। इसलिए जीवन में कभी भी हताश होकर ये कदम मत उठाना। वस्त्र और आभूषण के भुलावे में आना भी मूर्खता है। इनका आकर्षण स्त्री के लिए सदैव ही बंधन रहता है। इसके बंधन में फंसकर वह अपना अस्तित्व भी भूल बैठती है। आभूषण सौंदर्य वृद्धि के लिए होते हैं। वो अपनी बेटी को समझा रही हैं कि जो आभूषण होते हैं सदैव सौंदर्य वृद्धि के लिए होते हैं, बेड़ियां बनने के लिए नहीं। इसलिए इन सभी चीज़ों के भुलावे में आकर अपने आप को भ्रमित मत करना। कवि कहते हैं, माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। नववधु में सरलता, कोमलता आदि भाव तो होने चाहिए, पर साथ ही उसे सावधानी भी बरतनी चाहिए कि इन गुणों को कमजोरी समझकर दुनिया वाले उस पर अत्याचार ना कर सकें। लड़की जैसी दिखाई मत देना का तात्पर्य कहने का सिर्फ इतना है कि माँ ने अपनी बेटी से इसलिए ऐसा कहा ताकि वे लोगों के अत्याचार का मुकाबला करने के लिए मानसिक रूप से सशक्त हो जाए। परंतु इस क्रम में वह अपनी बेटी को यह भी सीख दे रही है कि उसमें नारी सुलभ जो गुण हैं, जैसे त्याग, मोह, ममता, उपकार आदि भी कायम रहें। माँ अपनी बेटी को नारी शक्ति से पूरी तरह परिचित कराना चाहती है। वह ये चाहती है कि वह पूरी तरह से सशक्त होकर ही ससुराल जाए, मानसिक रूप से सशक्त होकर ससुराल या अपने नए जीवन की ओर अग्रसर हो, ताकि वे अपना जो जीवन है वो सुखमय रूप से काट सके। इस प्रकार ये कन्यादान कविता में माँ द्वारा बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श से के रूप से हटकर कुछ नई सीख दी गई है। कवि का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के आचरण संबंधी जो प्रतिमान पहले से गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श होकर भी उन्हें बंधन में बांध देते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि युग के आधार पर या समय के परिवर्तन के आधार पर भी उनमें परिवर्तन लाया जाए, तभी हमारा समाज भी सशक्त बन सकेगा। धन्यवाद।